ये बाजार के भरपूर एक्शन के लिए आज भी उतार चढ़ाव के बीच कारोबार रहने की है पूरी उम्मीद। ऐसे में क्या हो आपकी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट की रणनीति, किन शेयरों और सेक्टर्स पर करें फोकस और उतार चढ़ाव के बीच किन लेवल्स पर करें खरीदारी और कहां करें बिकवाली, ये रहेगा आज का खास फोकस। शेयर बाजार लाइव में आप सबका स्वागत है। नमस्कार। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। 2 एक्शन पैक दिन रहे हैं बाजार के लिए। मिडवीक सेशन कैसा हो सकता है, इस पर हमारी नज़र रहेगी। और जैसे कि अनिल जी बता रहे थे, कुछ शानदार मैनेजमेंट्स आज पूरे दिन चैनल पर होने वाली हैं, तो उनसे भी क्यूज लेंगे कि आगे का आउटलुक कैसे बन रहा है। सर, एक्शन की शुरुआत करते हैं। बताइए आज के बड़े ट्रिगर्स क्या हैं। अमेरिका में रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनते हुए दिख रहे हैं और डाउ अपनी लाइफ टाइम हाई के बेहद नज़दीक पहुंचता हुआ दिख रहा है। मुश्किल से 800-900 पॉइंट की दूरी बची है, लेकिन अब की बार 30,000 ये साफ डाउ पर नज़र आ रहा है आपके लिए। आइए, ओएनजीसी के बाद अब आज एक और सरकारी कंपनी है जो अपने नतीजे पेश करेगी, कोल इंडिया, उस पर नजर आएगी। और साथ ही ट्रेडर्स फेवरेट जुबिलेंट फूड वर्क्स के नतीजे भी आज ही आने वाले हैं। 10:30 बजे आज कैबिनेट की बैठक भी है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उस पर नजर रहेगी। लेकिन सबसे ज़्यादा नजर रहेगी दीप, वो है लद्दाख में भारत और चीन के बीच में सीमा पर तनाव कम होने की खबरें नहीं है, थोड़ा बहुत तनाव बढ़ने की ही खबरें हैं। तो ये एक बड़ा ट्रिगर है जिस पर नज़र रखनी ज़रूरी है और आज के लिए मेरे ख्याल से सबसे बड़ा ट्रिगर यही है दीप। बिल्कुल अनिल जी, और ये जो बड़ा ट्रिगर है सर, इसके साथ ही अगर आप इजाज़त दें तो शुरुआत करते हैं, क्योंकि हम देख रहे थे कि जब ये खबर आई परसों सुबह के एक्शन में, तब से हमने देखा कि तब बाजार में बढ़िया मोमेंटम था। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि और ऊपर के स्तर आ सकते हैं। उन टारगेट्स के बाद एक शार्प करेक्शन आया। कल बाजार को हमने संभलते हुए भी देखा। कुछ नया डेवलपमेंट नहीं हुआ है, पर ऐसा भी नहीं है कि टेंशन खत्म हो गई है। तो इसका प्रभाव कितना रह सकता है मार्केट्स का, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बाकी क्यूज तो सर स्टेबल ही रहे हैं। दीप, बहुत चिंता की बात नहीं, लेकिन सावधानी की बात ज़रूर है, इसमें कोई डाउट नहीं। क्योंकि कल देर शाम से जो अब सुबह तक जो संकेत आए हैं चीन की सीमा पर तनाव को लेकर, वो अच्छे तो नहीं है। पहली चीज़, ब्रिगेड कमांडर स्तर की जो बातचीत दोनों देशों के बीच में हुई है वो बेनतीजा रही है। लद्दाख के हालात को लेकर कल रक्षा मंत्री ने 2 घंटे की एक उच्च स्तरीय बैठक भी की है। भारत ने LAC पर लाइन ऑफ एक्शन एक्चुअल कंट्रोल, वहाँ पर अपने टैंक्स और बढ़ाएं, थोड़ी सी आर्मी को आगे किया है, इस तरह की खबरें भी आ रही है। और ये इसलिए किया गया कि चीन वैसा ही करता दिख रहा है, तो चीन का जवाब देने की कोशिश होती हुई दिख रही है। और चुशूल, डेमचौक, ये 2-3 जगह ऐसी हैं जहाँ पर चीनी हमलों की आशंका को देखते हुए भारतीय सेना ने अपना थोड़ा सा आगे जमाव बढ़ाया है, टैंक्स आगे बढ़ाए हैं। और दूसरा ये कि 31 अगस्त की रात को भी ये समझा जा रहा है कि वहाँ पर भी फिर से कुछ तनातनी की खबरें आई हैं। तो दूसरी बार फिर से तनातनी की खबरें आई हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि गलवान घाटी में जो कुछ 15 जून को हुआ, उसके बाद ऐसा लगा था कि मामला शांत होता दिख रहा है, ख़त्म होता दिख रहा है, और उसके बाद हम लगभग इसको भूल चुके थे। लेकिन अब ये जिस तरह से फिर से उभर कर आया है और बातचीत अभी तक बहुत आगे बढ़ती हुई नज़र नहीं आ रही है, तो मैं ये कहूँगा कि खाली सावधानी रखिए। बहुत चिंता करने की, डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आंख बंद करके बैठ जाएं कि सीमा पर जो कुछ हो रहा है उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये हम अपने आप को गलत दिलासा देने की कोशिश करें। जो है फैक्ट वो हमारे सामने है, और ऐसे में मार्केट आपको वॉलेटाइल होते हुए दिख सकते हैं। अचानक से खबर आया कि बातचीत सफल हुई है, बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही है, चीन और भारत दोनों की सेनाएं थोड़ी थोड़ी पीछे हटने को तैयार है, ये खबरें हैं तो बाजार तेज दौड़ भी लगाएगा दोनों ही तरह की खबरों में। और अगर खबरें ये आती कि नहीं फिर से झड़प हुई है या बातचीत में कोई आगे राह निकलती नज़र नहीं आ रही है या वक्त लगेगा, तो ये खबरें ऐसी है जो बाज़ार को थोड़ा नीचे कर सकती है, कम से कम बाज़ार की अपसाइड को थोड़े वक्त के लिए कैप कर सकती है। हमें भी पता है कि ये तनाव लाइफ लॉन्ग नहीं रहने वाले हैं, लेकिन अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपको डरने घबराने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर आप ट्रेडर हैं, डे टू डे बेसिस पर, आवर टू आवर बेसिस पर, मिनट टू मिनट बेसिस पर ट्रेड कर रहे हैं, तो आपके लिए ये खबरें काफ़ी अहम होगी। ठीक उसी तरह से जैसा आपने देखा कि किस तरह से एक दिन में बाजार का मूड माहौल तेज़ी से बदलता है, और सोमवार का सेशन आपको उसी हिसाब से देखने को मिला। तो अगर ट्रेडर हैं तो ट्रेडर इन खबरों से आंखें न मूंदे, इन्वेस्टर हैं तो आराम से शांति से बैठें।
चीन के साथ तनाव होने की वजह से हमने अपने रोज़ के कामकाज में किसी तरह का बदलाव नहीं किया। जो हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो सब यथावत चल रहा है। तो ये सेंटीमेंट वाली चीज़ है और सेंटीमेंट का सबसे ज़्यादा असर ट्रेडर्स पर पड़ता है। इन्वेस्टर को इन चीज़ों से न घबराना है, न डरना है, न बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। हाँ, लेकिन अगर आपकी ट्रेडिंग पोजीशन है तो आपको बिल्कुल पैनी नज़र इन तमाम घटनाओं पर रखनी होगी। और मैं फिर से आपको याद दिला दूं, वैसे कल कहा है दीप, लेकिन वो ये है कि चीन के साथ तनाव को लेकर कोई भी खबर होगी, कोई भी आपके काम की खबर होगी, वो तुरंत हम आपको फ्लैश करेंगे, विस्तार से बताएंगे। चीन की खबरों को देखने के लिए, ढूंढने के लिए आपको इधर उधर जनरल न्यूज़ चैनल्स पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इस बात की निश्चिंता रखें कि जनरल न्यूज़ चैनल कोई ज़्यादा नहीं बताएंगे। जहाँ से सबको सोर्स मिलते हैं इन खबरों के, वही सोर्स हमारे पास भी हैं, हम भी वही बताते हैं। हाँ, जनरल न्यूज़ चैनल के पास बिजनेस और मार्केट बताने का एजेंडा नहीं होता है, तो वो एक ही खबर को 10 बार रिपीट करके बताते हैं। वो पुराने फाइल फ़ोटो लगा लगा कर बताएंगे तो आपको लगेगा कि नए अपडेट आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। जो भी नया और आपके इसको लेकर वो हम आपको जो काम का होगा, मैं फिर से अंडरलाइन कर रहा हूँ, जो काम का अपडेट होगा और जो ज़रूरी होगा वो आपको बता दिया जाएगा। तो आप एकदम निश्चिंत रहें, कहीं कोई इधर उधर खबर ढूंढने की कोशिश ना करें। पता चला आप कोई पुरानी खबर देख रहे हैं और उस पर परेशान हो रहे हैं। तो अगर कोई भी नया अपडेट आया, और इसीलिए मैंने आज शो की शुरुआत इसी चीज़ से की है। देखिए, कल हमने चीन की घटनाओं के साथ शो की शुरुआत नहीं की क्योंकि कोई अपडेट नहीं था, लेकिन आज नया अपडेट है। और नया अपडेट ये कि पहला, ब्रिगेड कमांडर स्तर की बातचीत विफल रही है, अभी तक उसका कोई फैसला नहीं हुआ। दूसरा, रक्षा मंत्री ने 2 घंटे की टॉप लेवल मीटिंग की है। तीसरा, टैंक्स और आर्मी थोड़े थोड़े आगे बढ़ते हुए दिखे हैं, और वो इसलिए कि चीन ने भी इसी तरह का काम किया, तो उनसे निपटने के लिए किया। तो और चौथा ये कि कहा जा रहा है कि छोटी मोटी झड़प एक और हुई है 31 तारीख को। तो ये 4 अपडेट चीन को लेकर हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। जी दीप। बिल्कुल सर, तो ये एक बड़ी बात है जिस पर हमारी कड़ी नज़र रहेगी और सबसे पहले अपडेट भी आपको इसी बात का जी बिजनेस पर मिलेगा। पर आशा करते हैं कि जल्द से जल्द ये मामला रिजॉल्व हो। सर, अगर एक्शन की बात करें तो कल का एक्शन सर आपने कैसे देखा? क्योंकि निफ्टी पर अच्छा रिबाउंड आया, संभल गया निफ्टी। टेलीकॉम मामले के बाद दोनों तरफ का एक्शन हमने देखा है। जहाँ तक बैंक्स का सवाल है, वहाँ पर एक्शन कैसे देख रहे हैं? क्योंकि मॉरिटोरियम मामले में आज फिर से सुनवाई है, तो क्या आज बैंक्स भी फोकस में रहेंगे और इसका ट्रेंड पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए दीप, मॉरेटोरियम वाला मामला मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं। कल भी मैं यही बात कर रहा था और आज भी यही कर रहा हूँ, और ये होगा इंपॉर्टेंट तो उस दिन होगा जिस दिन फैसला आएगा। मुझे नहीं पता कि आज फैसला आने वाला है, सुनवाई है, लेकिन आज फैसला आएगा। अभी तक तो उसकी संभावना कम नज़र आ रही है। फैसला आने पर देखेंगे, बाकी सुनवाई तो चलती रहेगी। और वैसे भी मैं ये मानकर चल रहा हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि इसमें ऐसा कोई फैसला नहीं आएगा जो बैंक्स के अगेंस्ट हो। मुझे ये बहुत क्लियर कट है। अगर समझिए लोग ये मानकर चल रहे हैं कि अगले 2 साल तक मॉरेटोरियम एक्सटेंड हो जाएगा, तो क्या बैंक्स 2 साल का मॉरेटोरियम एक्सटेंड झेल सकते हैं? खुद सरकार ही विरोध करेगी। अगर बैंक्स मॉरेटोरियम एक्सटेंड कर सकते हैं तो 31 अगस्त से 1 सितंबर क्यों नहीं किया? और ये बड़ा स्ट्रॉन्ग केस सुप्रीम कोर्ट के सामने होगा कि आरबीआई को अगर लगता कि मॉरेटोरियम एक्सटेंड करने की ज़रूरत है तो वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पहले ही 1 सितंबर से और आगे बढ़ा देती। इसका मतलब क्लियर कट है कि आरबीआई ने मॉरेटोरियम को एक्सटेंड नहीं करके सुप्रीम कोर्ट को भी एक संकेत दे दिया कि देखिए, मॉरेटोरियम बढ़ाए रखना देश के हित में नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मॉरेटोरियम के दौरान आप ब्याज ना लो कर्ज पर, वो भी प्रैक्टिकल नहीं है। अगर आप ब्याज नहीं लेंगे तो आपने जिनसे डिपॉजिट ली है उनको ब्याज कहाँ से देंगे? बैंक थोड़ी कोई बैंक के पास पैसा पड़ा है तो बैंक के पास अगर वो जिनको उधार दिया है उनसे ब्याज नहीं लेंगे तो सामने वालों को दे पाएंगे। तो बैंक्स का केस इसमें स्ट्रांग है, मुझे ऐसा लगता है। और इस लिहाज से फैसला, ये मेरी समझ से मैं कह रहा हूँ, मेरा अंदाजा है, गलत भी हो सकता है, लेकिन मेरी समझ ये है कि इसमें ऐसा कोई फैसला नहीं आने वाला है जो बैंक्स को झटका दे। तो कमोबेश वो ठीक है। लेकिन कल जो हुआ दीप, एजीआर का फैसला आने के बाद आप देखिए रिएक्शन कहाँ आया। रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ एक स्टॉक पर आया, ढंग का, वो था भारतीय एयरटेल। इसका मतलब क्या है? मार्केट ने इस फैसले को कैसे पढ़ा है? इस फैसले को इस तरह से पढ़ा है कि कुछ भी हो, भारतीय एयरटेल एक मजबूत नंबर 2 के तौर पर बना रहेगा और उसकी नंबर 2 की मजबूती और बढ़ेगी। रीज़न देखिए, रिलायंस जियो और भारतीय एयरटेल 2 टॉप प्लेयर रहेंगे, ये अब साफ नज़र आ रहा है। वोडाफोन आइडिया के लिए शर्तों के साथ जीने की अनुमति दी है। अब वो शर्तें कितनी मंजूर होगी ये अभी तक क्लैरिटी आना बाकी है। 4 सितंबर को वोडाफोन आइडिया की बोर्ड बैठक है, इसमें अलग अलग तरीके से फंड जुटाने पर विचार
किया जाएगा। वो बोर्ड बैठक बेहद अहम है। उसमें वोडाफोन आइडिया का बोर्ड क्या कहता है, क्या करता है, क्या योजना बनाता है, वो सामने आने के बाद आपको क्लैरिटी आएगी कि वोडाफोन आइडिया का भविष्य क्या है। लेकिन पहली अच्छी खबर वोडाफोन आइडिया के लिए ये है कि कम से कम वो बोर्ड बैठक करके फंड जुटाने का इरादा रखते हैं। तो ये एक कम से कम पॉजिटिव स्टेप है कि उन्होंने सरेंडर नहीं किया कि नहीं ठीक है ये हमसे ना हो पाएगा, छोड़ दीजिए। तो कम से कम कंपनी एक ईमानदार कोशिश कर रही है कि हम फंड जुटाने की कोशिश करें। अगर फंड मिल जाए तो फंड्स का अरेंजमेंट कर हम सुप्रीम कोर्ट में अपना हलफनामा दे देंगे और जो सुप्रीम कोर्ट ने शर्तें दिए उसके हिसाब से आगे 10 साल तक पेमेंट करते रहेंगे। तो उस दिशा में ये वोडाफोन आइडिया का पहला कदम है। लेकिन मैं 4 सितंबर की बैठक का नतीजा जो आएगा उसका इंतजार करूंगा और उसके बाद मैं डिसाइड करूंगा कि क्या होने वाला है। ये होगी टेलीकॉम स्टॉक की बात। अब आइए बैंकिंग स्टॉक पर। अपीरेंटली बैंकिंग शेयरों के लिए अच्छा है कि उन्हें 15 साल के बजाय या 20 साल के बजाय 10 साल में अगर एजीआर का भुगतान होता है, कंपनियों के सर्वाइव होने की संभावनाएं बनती है तो उनके पैसे आ जाएंगे, ये बैंक्स उम्मीद रख सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद जो बैंक्स में नर्वसनेस थी, और कल के सेशन में हुआ भी यही दीप, चाहे निफ्टी देख लें, चाहे बैंक निफ्टी देख लें, चाहे स्टॉक्स देख लें, न खरीदने वाले में कन्विक्शन है न बेचने वाले में। बेचने वाला जब तक अपना मूड बनाता है बाजार कड़क होकर ऊपर आता है, ऐसा लगता है कि ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देने वाला है। और ऊपर खरीदने का जैसे आप मूड बनाते हैं और आपको लगता है कि ये तो अब भागेगा, और तुरंत आपको नीचे का वापस लेवल आता हुआ दिखता है। तो जो एक्सट्रीम वोलेटिलिटी दिन के दौरान कल आपने स्पेशली बैंक निफ्टी में देखी, वो ये बता रही है कि दोनों तरह के लोग हैं जो ये अपना अभी तक भरोसा रख रहे हैं। कुछ मान रहे हैं कि नहीं बैंक्स के लिए अच्छा फैसला है, कुछ मान रहे हैं कि शायद थोड़ा और देख लेना चाहिए कि वोडाफोन आइडिया बचता है या नहीं। तो मिक्स सा फैसला है। अभी भी काफ़ी कुछ चीज़ों पर है। दूसरी एक और चीज़ जो अभी भी क्लियर नहीं हुई कि आईबीसी के तहत अगर आपने कंपनियां खरीदी है और उसकी अगर एजीआर बकाया है तो उसका क्या होगा। वो फैसला वापस से एनसीएलटी में भेज दिया गया कि एनसीएलटी डिसाइड करेगी, तो वो लीगल प्रोसेस फिर से लंबी हो गई। सुप्रीम कोर्ट अगर लगे ही हाथ इसी पर भी फैसला दे देता तो शायद वो बेहतर होता है, एक और अनिश्चितता खत्म हो जाती है। तो मेरा ये मानना है कि कल के एजीआर के फैसले से अनिश्चितता कम हुई है, खत्म नहीं हुई है। कम क्या हुई है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कम हो गई। खत्म क्यों नहीं हुई, कंपनी को स्पेशली वोडाफोन आइडिया को अपना इरादा बताना है कि वो क्या करना चाहते हैं। खत्म क्यों नहीं है, क्योंकि आईबीसी के तहत जो मामले जिस वजह से कंपनियों का अधिग्रहण हुआ है या कंपनियां बिकी है, उनके एजीआर का क्या होगा वो एनसीएलटी पर लंबा जाने वाला है। तो अभी भी वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन है, और यही वजह कल आपको नो कन्विक्शन ट्रेड दिखाया, न तेजी का कन्विक्शन न मंदी का कन्विक्शन, और इसलिए आपको ऊपर नीचे सीमित दायरे में ही सही लेकिन वॉलेटाइल ट्रेड होते हुए नजर आए। और आज का ट्रेडिंग सेशन भी दीप वैसा ही हो तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। दोनों तरफ के मौके शायद आज भी आपके लिए बने। बिल्कुल, दोनों तरफ के मौके मिल सकते हैं आज के ट्रेड में। तो सर फिर आज के संकेतों की बात करते हैं। कल के मुकाबले ज़्यादा बदलाव नहीं है, थोड़ा एफएनओ पॉजिटिव से न्यूट्रल हो गया, पर कैसे देख रहे हैं सर जहां तक आज के संकेतों का सवाल है? दीप देखिए, आज के संकेतों में ग्लोबल संकेत पॉजिटिव हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। एफआईएस के संकेत भी पॉजिटिव साइड पर हैं, डीआईएस के संकेत नेगेटिव साइड पर हैं। वायदा कारोबार के संकेत पॉजिटिव से न्यूट्रल किया है, सेंटिमेंट कॉशियस रखा है, ट्रेंड पॉजिटिव। आपको याद होगा कल वायदा कारोबार के संकेत मैंने पॉजिटिव दिया। मैंने कहा कि अगर ग्लोबल संकेत कैसे भी होते तब भी जिस तरह का पुट कॉल रेशियो है वो नियर ओवरसोल्ड है, वहाँ से एक बार बाजार को बाउंस देना है, और वो दिया है, और वो देने के बाद अब न्यूट्रल हुआ है। एक और चीज़ मैं बता दूँ, सुबह 30-40 पॉइंट एसजीएक्स निफ्टी ऊपर दिख रहा था, और तब भी 7 बजे जब हम लिंक कर रहे थे फ़ोन पर, तब भी मेरा यही कहना था कि आप इस चीज़ पर फोकस करिए। एक दिन की तेज़ी से आप ये मत सोच लीजिए कि सीमा पर तनाव वाली खबरों पर हमें नज़र नहीं रखनी, अच्छी आए बुरी आए नज़र रखनी जरूरी है। और वहाँ से जो डिस्कम्फर्ट आ रहा था, अब आप देखिए एसजीएक्स निफ्टी धीरे धीरे नीचे आ गया। तो आपको हम अगर आंखें बंद कर लेंगे और हम ये सोचेंगे कि अंधेरा नहीं है तो फिर अंधेरा हो गया, तो वो गलत है। आंखें तो खुली रखनी पड़ेगी और ध्यान रखना ही पड़ेगा। जो सिचुएशन हमारे सामने उसको फेस करनी पड़ेगी। अगर है तनाव तो है, उसको देखना पड़ेगा। हाँ, इससे डरना घबराना नहीं है, सावधान रहना है। दोनों में फ़र्क है। मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि सावधान रहिए, नज़र रखिए, डरिए मत। ऐसा नहीं कि सब कुछ बेच के बैठ जाएं, वो वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप ट्रेडर हैं, आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। अब आपको जो लेवल्स की कमेंट्री मैं आपको बता दूं, कल और आज में कोई खास बदलाव नहीं है, स्पेशली जो बड़े लेवल्स हैं 11,175 और 22,300, ये दो बड़े लेवल हैं जिनके नीचे अगर बाजार बंद होंगे तो आपका ट्रेंड रिवर्सल होगा। देखिए 11,175 के नीचे निफ्टी जब बंद होगा तो आप तेजी से
न्यूट्रल वाले ट्रेंड में आएंगे और 22,300 के नीचे बैंक निफ्टी बंद होगा तो आप तेजी से न्यूट्रल के ट्रेंड में आएंगे। तब तक तो आप अभी भी तेजी के ट्रेंड में ही हैं, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। वापस से ट्रेंड तगड़ा बुलिश होता दिखेगा 11,550 के ऊपर बंद होने के बाद और 24,500 के ऊपर बैंक निफ्टी बंद होने के बाद। यही लेवल कल भी दिए थे, यही आज ही है। एफआईज की तरफ से नेट लॉन्ग इंडेक्स में बढ़ी है, 58% से बढ़कर 64% आई है। ये एक अच्छी खबर है कि कल के सेशन में एफआईज ने अपनी तेजी की पोजीशन बढ़िया बनाई है। ये एक बड़ा पॉजिटिव आज के लिए है, बड़ा पॉजिटिव कि एफआईज ने एक दिन की कमजोरी के बाद फिर से खरीदारी करना शुरू किया। पुट कॉल रेशियो कंफर्टेबल है, ओवरसोल्ड नहीं है, कंफर्टेबल है 1.29। विक्स 24% बढ़ने के बाद कल 5% ठंडा हुआ है 2180 पर। बहुत ज़्यादा इसमें पढ़ने की और कुछ और ख़ास ज़रूरत नहीं। आइए दिन का बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है 11,325 11,375 ये वो रेंज है जहां बाजार आज दिन के दौरान मजबूत सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। वैसे तो इसके नीचे जाने नहीं चाहिए, फिर भी सेफर साइड पर एक बड़ी रेंज और रख लें 11,175 11,250 ये अगला बेहद स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। 11,550 11,650 निफ्टी पर ऊपरी रेंज है जिसमें आपको ध्यान रखना है। बैंक निफ्टी के लिए भी सिमिलरली 23,400 23,600 ये मजबूत सपोर्ट जोन है। 23,600 400 23,600 ये टूटना नहीं चाहिए। ज़्यादा संभावना ये कि यहाँ पर हम सपोर्ट ले लेंगे। अगर गलती से कोई बुरी खबरों की वजह से टूट गया तो फिर 22,900 23,100 ये अगला मजबूत सपोर्ट जोन होगा। बैंक निफ्टी पर 23,950 24,200 ये ऊपरी रेंज है जहाँ बैंक निफ्टी जाने की कोशिश कर सकता है। इसके पार निकल कर टिका तो 24,500 24,600 मजबूत प्रॉफिट बुकिंग जोन है जहाँ पर आपको अपनी तेजी की पोजीशन बुक करनी चाहिए। जी दीप, तो ये बड़ी रेंज, बड़े सपोर्ट जोन और आपके लिए रुकावट की लेवल ये मैंने आपको बताया। बिल्कुल, तो ये है जहाँ तक जो संकेत हैं और जो लेवल्स निकल कर आ रहे हैं वहाँ पर आपको नज़र रखनी चाहिए। पोजीशंस की बात करते हैं सर, जिनकी एग्जिस्टिंग पोजीशंस है उन्हें आज क्या करना चाहिए? देख, एग्जिस्टिंग पोजीशन का पहले एक बार दीप मैं जल्दी से आपको छोटी और मीडियम रेंज भी दे दूँ। 11,375 11,500 निफ्टी की छोटी रेंज है, 11,325 11,550 मीडियम रेंज, 11,250 11,650 इस बड़ी रेंज पर नजर रखिए। बैंक निफ्टी 23,600 23,950 23,400 24,200 ये मीडियम रेंज है। ज़्यादा संभावना है कि इस मीडियम रेंज में हम काम कर लें। इसके बाहर निकले तो 23,100 24,500 ये बड़ी रेंज है जिस पर आपको फोकस करना है। अब आपका सवाल जो पोजीशन है उसमें क्या करें। स्टॉप लॉस 25 पॉइंट से बढ़ाया है, ज़्यादा नहीं, 11,325 दूर है लेकिन मेरे पास में कोई ऑप्शन है नहीं। जिस तरह की वॉलेटिलिटी है 150 पॉइंट दूर का स्टॉप लॉस आपका निफ्टी पर आ रहा है। बैंक निफ्टी 23,350 ये आपका कल ही वाला स्टॉप लॉस है, 25 पॉइंट नीचे किया है। शॉर्ट पोजीशन के स्टॉप लॉस 11,550 कल भी दिया था। देखिए 11,550 से ही कल मार्केट घूम गया तो एग्जैक्टली उसी लेवल से घुमाए, अब भी 11,550 24,200 ये थोड़ा सा मैंने ऊपर किया है, नीचे किया है, माफ़ कीजिएगा। 24,500 से मैंने बैंक निफ्टी के लिए इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पर 24,200 का स्टॉप लॉस आपके लिए किया है। तो ये आपके लिए है स्टॉप लॉस के लेवल। जी दीप, बिल्कुल, तो ये है आपके लिए जो आज की रेंज निकल कर आ रही है और साथ ही किस तरह से अगर एग्जिस्टिंग पोजीशंस हैं तो क्या ध्यान रखना चाहिए। नई पोजीशंस बनाने के लिए आज क्या सलाह देंगे सर? दीप आज है ना मैं रेंज दे रहा हूं जहां पर खरीदारी इंतजार करके रेंज में देखते हैं कि क्या मौका मिलता है क्या, क्योंकि 2 दिनों से जिस तरह से बाजार वोलेटाइल हो रहा है, रेंज को रेस्पेक्ट कर रहा है, चांस है कि आप रेंज का इंतजार करेंगे तो आपको एक मौका मिलेगा। और वो रेंज क्या है 11,325 11,400 इस रेंज में मैं निफ्टी खरीदने की कोशिश करूंगा। ज़्यादा प्रिसाइजली 11,325 11,375 होता है, लेकिन इस रेंज को ध्यान में रखिए और 11,400 से मूड बनाइए कि कहाँ कब कैसे खरीदना है। और तब मूड बनाने के लिए आपको खबरों पर फोकस करना होगा, डाउ फ्यूचर्स वगैरह पर फोकस करना होगा और वहाँ से देखकर आप मूड बनाइएगा। 11,250 का स्टॉप लॉस रखिए, 11,425 475 550 और अल्टीमेटली हुआ तो 650 तक के टारगेट। जो शॉर्ट करना है 2 तरीके, या तो आप 11,550 के स्टॉप लॉस के साथ सीधा ही शॉर्ट कर दें या फिर 11,550 11,650 की रेंज का इंतजार करें। इसमें रेंज 11,550 से 11,650 की कर लें, 600 नहीं 650 तक की रेंज कर लें। 11,650 तक बेचना है तो 11,550 में भी बेचिए, 600 में भी बेचिए, 650 में भी बेचिए। 3 लेवल पर आपको ऊपर बेचना है। 11,700 के स्टॉप लॉस के साथ 11,475 425 375 और 325 तक के टारगेट के लिए आपको करनी है बिकवाली। अब आइए बैंक निफ्टी नई पोजीशन बनाने के लिए सबसे सही जगह 23,400 23,400 अगर आपको मिलता है तो कहने ही क्या, नहीं तो 23,600 से आप मूड बना सकते हैं कि ये खरीदारी की रेंज में आ रहा है। 23,600 23,500 23,400 ये रेंज हो सकती है। 23,350 50 पॉइंट के रिस्क के साथ यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना है आपको। 23,750 23,950
24,050 और 24,200 और अल्टीमेटली 24,500, ये लेवल्स हैं। मैं बड़े लेवल्स, बड़ी रेंज इसलिए दे रहा हूँ, कभी भी अच्छी खबर आ गई तो आपको 24,500 तक भी निफ्टी जाते हुए दिख सकता है, और ख़राब खबर आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं कि 23,400 तोड़कर 23,000 भी हो जाए, तो वो भी संभव है। तो आप किसी भी चीज़ से इनकार मत कीजिए कि ये नहीं हो सकता या यही होगा। अब आइए बैंक निफ्टी बेचने की राय। 24,200 24,500 परफेक्ट रेंज है जहां पर आपको बैंक निफ्टी में बिकवाली करनी चाहिए। अगर खुलते ही करनी है तो फिर हम उस समय देखेंगे कि कहां हम खुल रहे हैं, वो मैं 9:08 पर आपको बताऊंगा। टारगेट नीचे के क्या होंगे? 24,000, 23,800, 23,600 और 23,500 400 के आसपास तक के लेवल के लिए आपको बिकवाली करनी है। तो ये आपके लिए खरीदारी और बिकवाली की रेंज और लेवल है दीप, जिस पर आपको फोकस करना है जी। ओके तो ये है आपके लिए सलाह जहाँ तक नई पोजीशंस बनाने का सवाल है, किस तरह से आप यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। 2 स्टॉक्स हैं सर अब एफएनओ बैन में, वोडाफोन आइडिया तो है ही, हालांकि सब लोग इस पर ट्रेड करना चाहेंगे, साथ ही अब इंडिया बुल्स हाउसिंग भी जुड़ गया है। सर जो फंड फ्लोज के संकेत हैं वो थोड़े इंटरेस्टिंग हैं, क्योंकि एफआई से कैश में खरीदारी देखी है छोटी सी, और साथ ही फ्यूचर्स में खरीदारी हुई है एफआई की तरफ से, इंडेक्स फ्यूचर्स, इंडेक्स ऑप्शंस दोनों। इसको कैसे देखना चाहिए? देखिए, कैश के आंकड़े तो विश्लेषण करना कोई बड़ी बात नहीं, आपको सामने सामने नजर आते हैं कि एफआई ने किया क्या है कि 486 करोड़ की खरीदारी की है, 1035 करोड़ के इंडेक्स में खरीदारी, और डीप इसमें दोनों ही अच्छे आंकड़े हैं। दमदार शॉर्ट कवरिंग हुई है और थोड़ी लॉन्ग पोजीशन भी बनी है। तो एफआई ने इंडेक्स में जो आपका लेवल बढ़कर आया कि 58 से 64%, लगभग 6% एफआई ने अपने नेट लॉन्ग इंडेक्स में बढ़ाए, उसमें दोनों काम किया है। नेट लॉन्ग इसलिए बढ़े, एक तो शॉर्ट काटी है, शॉर्ट ज़्यादा काटिए और लॉन्ग भी किए, तो उस लिहाज से ये आंकड़ा बेहद दमदार है। स्टॉक फ्यूचर्स में 183 करोड़ की बिकवाली की है, छोटी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 660 करोड़ के इंडेक्स ऑप्शंस जो खरीदे हैं, यहाँ पर आपको खुश होने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर बिल्कुल खुश मत होइए, क्योंकि जो डेटा दिखा रहे हैं, जो ऑप्शन में जो खरीदारी हुई है, यहाँ पर दबाकर पुट ऑप्शन खरीदे हैं एफआई ने। अब ये इंटरेस्टिंग चीज़ है दीप, देखिए इंडेक्स में शॉर्ट काट रहे हैं और लॉन्ग भी कर रहे हैं, लेकिन ऑप्शंस में, इंडेक्स के जो ऑप्शंस है वहाँ पुट खरीद रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि एफआई डायरेक्शन को लेकर क्लियर नहीं है और वॉलेटिलिटी देख रहे हैं, और वॉलेटिलिटी को ट्रेड करने के लिहाज से बेहतर है कि आप ऑप्शन खरीदकर अपने आप को हेज करें, और इस लिहाज से हो सकता है ऑप्शन के दाम काफ़ी ज़्यादा हैं, तो कई सारे ऑप्शन ट्रेडर्स ये सोच रहे हैं कि देखिए ये बढ़िया टाइम है, बड़ी प्रीमियम मिल रही है, क्यों ना ऑप्शन राइट किया जाए। अब आप ये समझ लीजिए कि आप ऑप्शन राइट कर रहे हैं, और स्पेशली अगर जो लोग पुट ऑप्शन राइट कर रहे हैं, उन्हें ये समझ में आना चाहिए कि सामने खरीदार एफआईज हैं। इसका मतलब क्लियर कट है कि जो ऑप्शन राइटर हैं, भले ही मोटी प्रीमियम देकर मुंह में पानी आ रहा हो, लेकिन वॉलेटिलिटी उनके लिए भी मुश्किल भरी हो सकती है। राइट करना कोई गलत बात नहीं है, कोई बहुत मुश्किल काम भी नहीं है, लेकिन स्किल चाहिए कि अगर आपका ऑप्शन आपके अगेंस्ट जाता हुआ दिखे, आपने ऑप्शन बेचा है, तो आपको तुरंत किस तरह से फ्यूचर्स के साथ या किसी और तरह से ऑप्शन के साथ अपने रिस्क को मिनिमम कर लेना है। खत्म तो कभी होगी नहीं, मिनिमम आप कैसे कर लें? तो मोटी प्रीमियम देखकर ऑप्शन में राइटर्स को कमाना मुश्किल है, सावधानी के साथ वो कमा सकते हैं, और बायर्स के लिए तो बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि इस तरह के माहौल में जब मोटी प्रीमियम देकर आप ऑप्शन खरीदते हैं तो आपके फेवर में एक ही चीज़ हो सकती है, अगर हुई तो वो है आपका नसीब, कि आपने अगर पुट ऑप्शन खरीदा और बहुत कोई ख़राब खबर अचानक से आ गई तो वो आपकी लॉटरी लग गई, या आपने कॉल ऑप्शन खरीदा और बहुत अच्छी खबर आ गई तो आपकी लॉटरी लग गई। बाकी इतनी प्रीमियम देकर ऑप्शन खरीदना और पैसा बनाना आसान काम नहीं है। तो मैं ये कहूँगा कि 1-2 दिन ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए भी मुश्किल वक्त है, जिस तरह का बाजार का मूड माहौल है, तो आपको छोटे ट्रेड लेने हैं, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ लेने हैं, मुनाफा लेते रहें, अंदर करते रहें, वो ज़्यादा ठीक होगा, बजाय इसके कि मैं लेके 200 पॉइंट निफ्टी में कमाऊंगा और 500 बैंक निफ्टी में कमाऊंगा। हो सकता आ जाए, लेकिन वो स्किल से नहीं होगा, वो नसीब से होगा, और अगर आपका नसीब बहुत अच्छा है फिर तो आप कुछ भी करिए, पैसा बनेगा ही बनेगा, इसको तो कोई रोक ही नहीं सकता दीप। बिल्कुल, तो देखते हैं किस तरह का एक्शन बनता है। पर हेजिंग चल रही है एफआईएस की तरफ से, तो एक जो कन्विक्शन है डायरेक्शन को लेकर वो नहीं आ रहा है। वायदा कारोबार के संकेत सर, वहाँ पर किस तरह के लेवल्स निकल कर आ रहे हैं, पॉजिटिव से न्यूट्रल हुए हैं? यहाँ डीप 11,400 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 22 लाख शेयर हैं पुट में, पहला सपोर्ट वही, उसके नीचे से कमजोरी गिनी है, 11,500 के पार निकल कर टिके
तो यहाँ से मजबूती गिनी है। तो वायदा कारोबार की जो छोटी रेंज है 11,400 11,500 की है, और इसके पार निकले तो 100 पॉइंट और गिन लीजिए। ये निफ्टी का डेटा है। प्रीमियम बहुत बढ़कर आ गई निफ्टी में, 41 पॉइंट की प्रीमियम है। तो नीचे के लेवल पर प्रीमियम में बड़ी तेजी होती दिख रही है। बैंक निफ्टी तो 104 पॉइंट की प्रीमियम है। दीप, मुझे याद ही नहीं आता कि पिछली बार कब बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट से ज़्यादा की प्रीमियम हुई थी। तो प्रीमियम जबरदस्त बढ़ गई है। बैंक निफ्टी के लिए 23,500 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 23,400 500, 7 लाख शेयर वहाँ पर पुट में है, सपोर्ट का काम करेंगे। 24,000 पार करना मुश्किल है, 7 लाख शेयर कॉल्स में है। तो 23,500 24,000 ये आपके लिए बैंक निफ्टी की 500 पॉइंट की रेंज है, निफ्टी के लिए 11,400 11,500 की रेंज है। और बैंक निफ्टी में अगर कहीं एक तरफ बाहर निकले तो 50 पॉइंट और गिन लीजिए। बैंक निफ्टी में कहीं एक तरफ बाहर निकले तो 100 से 200 पॉइंट और गिन लीजिए। यानी कि नीचे की तरफ 23,400, ऊपर की तरफ 24,200। ये है आपके लिए वायदा कारोबार के आंकड़े। जी दीप। बिल्कुल अनिल जी, तो इंटरेस्टिंग डे होना चाहिए सेशन का। मिड वीक ट्रेडिंग सेशन है, कल वीकली एक्सपायरी से पहले देखते हैं आज क्या मूवमेंट आता है। चलिए, हमारी रिसर्च टीम भी हमारे साथ जुड़ रही है बताने के लिए कि कौन से स्टॉक्स पर आपको आज नजर रखनी चाहिए। संदीप, पूजा और साथ ही आशीष हमारे साथ तैयार है। संदीप, आपसे शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग, बताइए आज के ट्रिगर्स और कुछ खबरों वाले स्टॉक्स कौन से हैं। गुड मॉर्निंग दिमांशु। पहले रिजल्ट्स की बात करें तो आज कैश सेगमेंट में देखें तो डिश टीवी के नंबर्स आएंगे। इसके अलावा सद्भाव इंजीनियरिंग, इन्फीबीम, अरविंद फैशंस और नवकार कॉप, इनके नंबर्स आएंगे। और एफएनओ साइड की जहां तक बात है तो कोल इंडिया पे आपको फोकस करना होगा। इसके अलावा आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई है लोन मॉरेटोरियम मामले पर। उसमें आपको बता दें कि कर्ज की जो किस्तों में छूट पर केवल जो सुनवाई है इसके ऊपर फोकस रहने वाला है। इसके साथ साथ आज एक आईपीओ को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है 1 बजे। हैप्पी माइंड्स ये आईपीओ है जिसके जरिए ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। और आपको बता दें करीब 600 करोड़ रुपए के आसपास का एक्सपेक्टेड साइज है इस आईपीओ की जहां तक बात है। इप्का लैब्स पे नजर किया, आज इनकी बोर्ड बैठक है। प्रमोटर्स के 5 लाख वारंट्स को इक्विटी में तब्दील करने पर आज बोर्ड विचार करेगा, इस पे फैसला होगा। तो इप्का लैब्स भी फोकस में रहेगा। पोस्ट मार्केट रिजल्ट्स की बात करें तो ओएनजीसी कल इसके नंबर्स आए हैं। स्टैंड लोन अगर आप क्वार्टर देखें तो नंबर्स आपको अनुमान से बेहतर नजर आएंगे। ये कंपनी घाटे से मुनाफे में आती हुई दिखी है। करीब 3100 करोड़ का घाटा था, उसके सामने 500 करोड़ रुपए के आसपास का मुनाफा आया है। करीब 87 करोड़ रुपए के आसपास का घाटा रहने का अनुमान था। बाकी नंबर्स भी आप देखें तो जो रेवेन्यू है 13,550 करोड़ रहने का अनुमान था, 13,011 करोड़ आया है। अबिडा मार्जिन आप देखिए बढ़कर आए हैं, जितना हम अनुमान करते उससे ज्यादा बढ़े हैं, 45.5% पर आए हैं 40% के मुकाबले। और ओवरऑल देखा जाए तो नेट रियलाइजेशंस हम 29 से $30 एक्सपेक्ट कर रहे थे, $28.60 के आसपास आए हैं। फियाम इंडस्ट्रीज ये एक ऑटो एंसिलरी प्ले है, यहाँ पे नंबर्स आए हैं, कमजोर नंबर्स हैं। आप इनकी सेल्स देखिए साल साल 81% घटी है। कामकाजी मुनाफा आप देखिए मुनाफे से घाटे में आ गए हैं, करीब 40 करोड़ रुपए के आसपास का कामकाजी मुनाफा था, उसके सामने 15.25 करोड़ रुपए का घाटा इन्होंने पोस्ट किया है। मार्जिन नेगेटिव हो गया और नेट लेवल पे भी 14 करोड़ का जो मुनाफा था उसके सामने 24 करोड़ रुपए का घाटा इस कंपनी ने दर्ज किया है। मैक्स हेल्थ केयर इसके नंबर्स आए हैं, हाल की लिस्टिंग है, यहाँ पे भी नंबर्स आप देखेंगे तो आय आपको 42% नीचे नजर आएगी। और कामकाजी फ्रंट पे मुनाफे से घाटे में है, 117 करोड़ के सामने 22 करोड़ का घाटा है। और ओवरऑल देखा जाए 9 करोड़ रुपए का मुनाफा था, उसके सामने लॉस आया है बहुत बड़ा 350 करोड़ रुपए के आसपास का। ऑक्यूपेंसी रेट भी बहुत नीचे आ गया, 72% से 45% पर आ गया। और एवरेज जो रेवेन्यू है पर बेड उसमें भी करीब 5% के आसपास ही कमी देखने को मिली है। लेकिन आपको बता दें एनसीडीज के जरिए इस कंपनी के बोर्ड ने 550 करोड़ रुपए तक जुटाने को मंजूरी दी है और क्यूआईपी के जरिए भी करीब 1200 करोड़ रुपए के आसपास की रकम जुटाने की मंजूरी आई है। शालीमार पेंट्स नंबर्स यहाँ पे भी कमजोर हैं, इनफैक्ट 48% इनकी आय में कमी देखने को मिली है। घाटा बढ़ता हुआ दिखा है, जो 5.35 करोड़ था उसके सामने 11 करोड़ रुपए के आसपास का नंबर, यानी कि 2 गुना से ज्यादा इनके घाटे में बढ़त होती हुई दिखी है। कुछ खबरों की बात करें तो ऑटो सेल्स के नंबर्स पर आपको फोकस करना होगा। हीरो मोटोकॉर्प इनके कल बाजार बंद होने के बाद बिक्री के आंकड़े आए हैं, 7.5% इनकी कुल बिक्री बढ़ती हुई दिखी है अनुमान के मुताबिक, क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 5,90,000 यूनिट ये बेचेंगे, 5,84,000 यूनिट जो है इस बार इन्होंने बेचे हैं। अतुल ऑटो की बात करें तो नंबर्स इनके कमजोर आए हैं। आप देखिए इनकी जो साल बिक्री है उसमें 64% का ड्रॉप है, 1311 यूनिट इन्होंने बेचे हैं। और अप्रैल से अगस्त में अगर आप देखें तो कुल बिक्री जो है उसमें करीब 77% के आसपास का ड्रॉप आपको नजर आएगा। ओके, तो ऑटो स्टॉक्स पर बेहतरीन नंबर्स जो आ रहे हैं कुछ कंपनीज के, वहां पर फोकस रहेगा, बट मिले जुले ट्रेंड रहा है जहां तक कुछ और कंपनीज का सवाल है। आइए पूजा से भी जान लेते हैं कौन से स्टॉक्स पर फोकस करना चाहिए। गुड मॉर्निंग पूजा, बताइए।
गुड मॉर्निंग दीपांशु। शुरुआत ऑटो बिक्री के नंबर से ही कर लेते हैं। टीवीएस मोटर्स के जो नंबर्स आए हैं हमारे अनुमान से बेहतर है। हम 2.86 लाख यूनिट की उम्मीद कर रहे थे, उसके सामने 2.87 लाख यूनिट के फिगर कंपनी ने पोस्ट किए, लेकिन बिक्री में देखेंगे तो 1% की गिरावट दर्ज हुई है, लेकिन नंबर्स अनुमान से बेहतर। वीएसटी टिलर्स के नंबर्स काफी शानदार दिखाई दे रहे हैं। अगस्त बिक्री की बात करेंगे तो करीब 80% से ज्यादा की बढ़त इस बार देखी गई है। और यहाँ पर जो ट्रैक्टर बिक्री है वहां पर भी अच्छी बढ़त, करीब 10% की ग्रोथ इस बार देखने को मिली है। साल दर साल अगर बात करेंगे तो स्ट्रॉन्ग नंबर्स वीएसटी टेलर्स की तरफ से भी। इसके अलावा कुछ कंपनियों ने अपने बिक्री और उत्पादन के आंकड़े भी जारी किए हैं। एनएमडीसी की बात करें तो अगस्त महीने के जो उत्पादन के आंकड़े हैं उसमें करीब 14% की बढ़त इस बार देखी गई है और बिक्री में भी 20% की बढ़त देखी गई है एनएमडीसी के केस में। और कोल इंडिया ने भी अगस्त महीने के अपने प्रोविजनल प्रोडक्शन के आंकड़े जारी किए, जिसमें कि सालाना आधार पर करीब 7% की बढ़त देखने को मिली है। इसके अलावा अपोलो हॉस्पिटल पर भी नजर रखिए। एक अपडेट है कंपनी के लिए। स्टैंडअलोन फार्मेसी कारोबार अपोलो मेडिकल्स का डिमर्जर आज से इफेक्टिव होगा। एनसीएलटी में इसको लेकर एक ड्राफ्ट भी यहाँ पर सौंप दिया गया है, तो आज ये फोकस में रहेगा। वी मार्ट रिटेल पर भी नजर रखिए। 5 सितंबर को बोर्ड की बैठक होगी जिसमें कि पूंजी जुटाने को लेकर कुछ फैसला निकल कर आ सकता है। कुछ प्रमोटर एक्शन भी हुए हैं। आरती इंडस्ट्रीज में प्रमोटर्स ने 27 से 28 के बीच करीब 54,000 शेयर्स की बिकवाली की है और जामना ऑटो में प्रमोटर की तरफ से 28 अगस्त को 1 लाख शेयर्स की खरीदारी की गई है। इसके अलावा कुछ अहम बैठक भी हो रही है। ISGEC हैवी इंजीनियरिंग की बैठक होने वाली है 2 से 4 सितंबर के बीच। यूटीआई म्यूचुअल फंड के साथ और सुंदरम म्यूचुअल फंड के साथ ये कंपनी बैठक करेगी, तो अपडेट पर नजर रहेगी हमारी। और पॉलीकैब की भी बैठक होने वाली है। यहाँ पर दौलत कैपिटल और कुछ अन्य निवेशक हैं, काफ़ी ढेर सारे निवेशक हैं जिनके साथ पॉलीकैब एक इन्वेस्टर मीट करने वाली है और 2 से 3 सितंबर के बीच ये बैठक होगी, तो इस बैठक पर भी हमारी नजर रहेगी। भरपूर स्टॉक्स हैं जो एक्शन में रहेंगे। शुक्रिया पूजा। चलिए अब आपको बता देते हैं कि आज ब्रोकरेजेस का फोकस किधर है FIR में। स्टूडियो में आशीष मेरे साथ हैं। गुड मॉर्निंग आशीष, बताइए आज क्या कह रही हैं ब्रोकरेजेस? गुड मॉर्निंग दीपांशु। टेलीकॉम स्टॉक्स पर अगर आप देखें तो ढेर सारी रिपोर्ट्स आते हुए दिखे हैं। भारतीय एयरटेल पर काफ़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स हैं। इनफैक्ट मैं ये कहना चाहूँगा कि एक तरफा रिपोर्ट्स देखने को मिल रही है। भारतीय एयरटेल पर अगर आप देखें तो जितने ही ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स आ जाएंगे सबके सब पॉजिटिव हैं और वोडाफोन आइडिया के आउटलुक को लेकर कहीं ना कहीं सबके सब थोड़े से चिंतित नजर आ रहे हैं। सबसे पहले भारतीय एयरटेल यहाँ पर फोकस कर लेते हैं। CLSA की बढ़िया रिपोर्ट आती हुई देखिए। खरीदारी किराए को तो बरकरार रखा है, 715 रुपये का इन्होंने लक्ष्य दिया है, 550 जो है कल की क्लोजिंग है। और ये कह रहे हैं कि AGR जो रिस्क है अगर आप देखें तो FY22 के एबिटा के हिसाब से केवल 6% है, यानी कंपनी बहुत ही बेहतर पोजीशन में अपने आप को आगे यहाँ से आगे ग्रोथ के लेके जाने के लिए। साथ ही जेफरीज देखें तो ये भी कह रहे हैं कि आगे जाकर कंपनी के जो मार्केट शेयर है ये भी बढ़ते हुए नजर आएगा। टैरिफ हाइक होगी जिससे जो ARPUs हैं इसमें भी सुधार देखने को मिलेगा। क्रेडिट स्विस और गोल्डमैन सैक्स इनकी भी जो अगर आप कमेंट्री देखें तो ये भी बेहद पॉजिटिव नजर आती है। लेकिन वोडाफोन आइडिया यहाँ पर देखिए आप, CLSA एकमात्र ऐसा ब्रोकरेज हाउस था जो वोडाफोन आइडिया पर पॉजिटिव था। उन्होंने 14 रुपये तक के लक्ष्य दिए थे, लेकिन आप कहीं ना कहीं ये देखें तो इनका भी जो भरोसा है वो कम होते हुए नजर आ रहा है। अंडर परफॉर्म की रेटिंग दी इन्होंने और केवल 8 रुपये 40 पैसे का इन्होंने लक्ष्य दिया है। 8 रुपये 80 पैसे कल की क्लोजिंग है। और ये कह रहे हैं कि FY22 के एबिटा के हिसाब से अगर आप देखें तो AGR रिस्क ऑलमोस्ट 42% से 42% पर आता है और आगे जाकर कंपनी के लिए ARPUs 200 के पार जाना बहुत अहम हो जाता है। ऑपरेशंस में भी काफ़ी ज़्यादा सुधार करना पड़ेगा, जिसके चलते अगर आप देखें तो CLSA, गोल्डमैन सैक्स और क्रेडिट स्विस ये तीनों जो ब्रोकरेज हाउस हैं वोडाफोन आइडिया पर नेगेटिव नजर आ रहे हैं। वोडाफोन आइडिया का जो अनसर्टेन आउटलुक है इसका कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो इम्पैक्ट भारतीय इंफ्राटेल पर भी देखने को मिलेगा। UBS की एक रिपोर्ट है जहाँ पर न्यूट्रल की रेटिंग दी गई 188 रुपये के लक्ष्य के लिए और ये कह रहे हैं कि जो वोडाफोन आइडिया का अनसर्टेन आउटलुक है इसका कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो कंपनी के कैश फ्लोज पर एक दबाव देखने को मिलेगा। लगभग 190 रुपये के आसपास की क्लोजिंग, यानी बहुत ही एक फ्लैट सी रिपोर्ट है। स्टील स्टॉक्स पर फोकस रहेगा। JP मॉर्गन की बढ़िया रिपोर्ट आती हुई दिखी है। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि स्टील प्राइसेस में मार्जिन में काफ़ी ज़्यादा सुधार देखने को मिलेगा और जो डिमांड है इसमें भी बढ़िया पिकअप है और जो पूरा नॉन फेरस स्पेस है जो कि स्टील और आयरन ओर है इसमें अगर आप देखें तो अर्निंग पोजीशन वाइज काफ़ी बढ़िया आउटलुक नज़र आ रहा है।
टाटा स्टील पर इन्होंने ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 580 रुपए के लक्ष्य के लिए, 432 जो है कल की क्लोजिंग है। और जेएसडब्ल्यू स्टील पर भी ये पॉजिटिव है, यहाँ पर इन्होंने ओवरवेट की रेटिंग दी है 320 के लक्ष्य के लिए, 290 के आसपास की कल की क्लोजिंग है। आखिरी रिपोर्ट है आज के लिए बायोकॉन पर, जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट है, न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा है, 415 रुपए के लक्ष्य लेकर। इन्होंने कल जो यूएस में एक डायबिटीज की दवा लॉन्च की, इसका रैंप अप करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, जिसके चलते अगर आप कहीं ना कहीं देखें तो थोड़ी सी एक न्यूट्रल सी राय है 415 के लक्ष्य के लिए। ओके, तो ये है वो तमाम रिपोर्ट्स जिन पर आज रहेगा एक्शन। चलिए आज आगे बढ़ाते हैं एक्शन को, करते हैं शुरुआत पिक ऑफ द डे के बिगुल के साथ। आइए, हमारे सारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं और शुरुआत करते हैं राकेश जी आपके साथ। सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, काम किया कि नहीं? सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, काम तो अनिल जी कल ही कर गया था मैं, और कल वाली पिक ही रिपीट कर रहा हूँ। और कल बड़ा हाई कन्विक्शन वाला कॉल था बायोकॉन, और स्ट्रांगली बोला था बिल्कुल कोई चेंज नहीं करूंगा, बायोकॉन के साथ ही स्टिक करूंगा, तो उसी के साथ स्टिक करा है। थोड़ी सी छेड़छाड़ करी है स्टॉप लॉस के साथ। कल स्टॉप लॉस दिया था 394 का, तो उसको 2 रुपए नीचे करा है। 392 का स्टॉप लॉस है। 425 पहला टारगेट, 435 दूसरा टारगेट। पिक ऑफ द डे बायोकॉन है। नॉट एक्सेप्टेड, ये हमें मंजूर नहीं है। पिछले 2 साल से लगातार बंसल जी आप हमें ये सिखाते आ रहे हैं कि स्टॉप लॉस के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, फिर आप स्वयं ये कर रहे हैं। हम इसको कैसे माने, कैसे एक्सेप्ट करें? कुणाल जी, क्या ये हम एक्सेप्ट कर सकते हैं अगर बंसल जी खुद हमें सिखा कुछ रहे हैं और कर कुछ रहे हैं? अनिल जी देखिए, वैसे तो सरासर गलत बात है, पर अनिल जी देखिए क्योंकि स्टॉप लॉस नीचे का कर रहे हैं तो मैं बंसल जी के साथ हूं अनिल जी। नहीं तो फिर शब्दों का प्रयोग, चयन सही होना चाहिए। शब्दों का चयन सही करें बंसल जी। स्टॉप लॉस हम रिवाइज कर रहे हैं, स्टॉप लॉस का साथ छेड़छाड़ शब्द पे हमें बड़ी सख्त आपत्ति है, इसे कार्रवाई से बाहर किया जाए। बंसल जी वापस से बताएं हम। बिल्कुल अनिल जी, आपने सही पकड़ा है, और मेरी हिंदी की एक ग्रामर भी आपने ठीक करी है। छेड़छाड़ गलत मैंने शब्द यूज करा। रिवीजन ऑफ स्टॉप लॉस है, और स्टॉप लॉस को 392 पे लेके आया हूं अनिल जी। बहुत अनिल जी राइट पॉइंट आपने करा। देखिए ऑन अ लाइटर नोट, हंसी मजाक एक तरफ, स्टॉप लॉस के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल एग्री करता हूं। गलत शब्द का प्रयोग था, उसको सुधार रहा हूं। रिवीजन ऑफ स्टॉप लॉस करा है 392 स्टॉप लॉस, 425 पहला टारगेट, 435 दूसरा टारगेट। भाई देखो, हमको तो आप ही ने सिखाया है, इसलिए आपसे जो सीखे वो हमने आप ही के ऊपर डाल दिया। आइए अब कुणाल जी बताएं सर, आपका स्टॉक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी देखिए, वैसे तो बायोकॉन में मैं राकेश जी के साथ हूं, लेकिन उसके अलावा एक खरीदारी की राय है जिंदाल स्टील में। मुझे लगता है कि कल जिस तरह की तेजी हमने स्टील स्टॉक्स में देखी, मुझे लगता है कि आज भी आपको तेजी बनते हुए नजर आएगी। तो जिंदाल स्टील को लेना है। यहाँ पर 213 रुपए पर 213 पर एक स्टॉप लॉस रखें। मुझे लगता है कि 223 और 227 के लेवल्स आपको जिंदाल स्टील में इवेंचुअली देखने को मिलेंगे। तो मेरी खरीदारी की राय है जिंदाल स्टील पावर। गुड मॉर्निंग वागले साहब, आपका क्या इरादा है, खरीदारी या बिकवाली का? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। मेरा खरीदने का इरादा है। स्टॉक भी कली का है, स्टॉक है भारती। मुझे इसमें काफी अच्छा पैटर्न दिखता है। 546 का बंद है, 539 का मेरा स्टॉप लॉस होगा 1% के दायरे वाला, और 565 का टारगेट मुझे लगता है आज और कल में आना चाहिए। इसमें एक बेस बन चुका है, और ये शॉर्ट और मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए तो वैसे भी भारतीय अच्छा है, तो ये अभी शॉर्ट टर्म में के रडार में भी हमारे आया है, तो मैं इसको कवर करूंगा। ओके, तो बहुत ही बढ़िया। ये है वो बेहतरीन स्टॉक जहां पर आपको करनी है खरीदारी, भारतीय एयरटेल में। अविनाश जी भी हमारे साथ है। अविनाश जी नमस्कार सर, बताएं आपका पसंदीदा स्टॉक। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। इनफैक्ट वागले साहब ने मेरा स्टॉक पहले ही बता दिया है। मेरा भी जो फंडामेंटल पिक है आज के लिए वो भारतीय एयरटेल रहेगा। इनफैक्ट लॉजिक ये है अनिल जी कि कल का जो एजीआर का इशू हुआ है, इससे जो सबसे बड़ी और सबसे बेहतरीन जो कंपनी अभी टेलीकॉम सेक्टर में होगी वो ऑब्वियसली भारतीय एयरटेल होगी, क्योंकि इनके पास
काफी कैश फ्लो है आगे अपने जो एजीआर ड्यूज देने के लिए। और दूसरी बात हमको लग रहा है कि मैनेजमेंट ने क्लियरली संकेत दिया है कि आने वाले 3 से 6 महीने में और एक 10 से 15% टैरिफ बढ़ाने की बात चल रही है। तो मुझे लग रहा है कि ये बहुत बड़ा रीरेटिंग ट्रिगर रहेगा और आर्थिक अगर बढ़ते हैं तो इसमें बहुत अच्छी रीरेटिंग आएगी। अगले 12 महीने के लिए हमको लग रहा है कि कम से कम 600 सवा 600 का टारगेट प्राइस पॉसिबल है। तो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लेवल बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है और यहाँ से खरीदना चाहिए। अनिल जी एक अपडेट देना चाहता हूँ महिंद्रा एंड महिंद्रा पे। इनफैक्ट हमने पहले भी इसको रेकमेंड किया है। कल इसके नंबर आ गए थे ट्रैक्टर सेल्स और ऑटोमोटिव सेल्स के। इनफैक्ट 70% का इजाफा यानी ग्रोथ महिंद्रा के ट्रैक्टर सेल्स में आया है। कंपनी ने कमेंट्री भी बहुत अच्छी दी है। इन्होंने कहा है कि डिमांड काफी सिग्निफिकेंटली हाई है और सेकंड हाफ में तो और भी बढ़ने के चांसेस है। तो मुझे लग रहा है कि इस लेवल से महिंद्रा को भी डेफिनेटली इग्नोर करना नहीं चाहिए। बहुत ही बेहतरीन लेवल पे ये अभी ट्रेड कर रहा है। करीबन साल भर का नजरिया देखे तो मुझे लग रहा है कि 700-725 का नियर टर्म का टारगेट होता है। तो ये दोनों शेयर्स पे हमारी पॉजिटिव राय रहेगी और इनको खरीदने की राय रहेगी अच्छे रिस्क रिवॉर्ड के लिए। ओके परफेक्ट। तो M&M में भी करें खरीदारी, ये है राय अविनाश जी की और भारतीय एयरटेल तो पसंद है ही। आइए सुमित जी आपका पिक ऑफ द डे क्या है? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनिल जी। पिक ऑफ द डे के तौर पे ग्रेन्यूल स्टॉक चार्ट्स के ऊपर अच्छा दिख रहा है। कल भी ग्रेन्यूल्स के अंदर एक अच्छा मूव देखने को मिला था और अब ये मूव यहाँ से कंटिन्यू होना चाहिए। ग्रेन्यूल्स के अंदर यहाँ से ऊपर में 340-350 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकता है। एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशंस होल्ड करके चलने का रहेगा और नीचे में कोई भी डिप आता है 320-318 तक तो लोअर लेवल्स पे खरीदारी करें। 310 के नीचे का स्टॉप लॉस, 340 से 350 तक का अपसाइड मूव ग्रेन्यूल्स में देखने को मिल सकता है। ओके 340-350 के टारगेट के लिए ग्रेन्यूल्स में करें खरीदारी। शुभम जी सुप्रभात, बताएं सर आपका क्या इरादा है, क्या खरीदेंगे? आप तो ऑप्शन में ही जाएंगे। बिल्कुल अनिल जी सुप्रभात। और आज का लेकिन मेरा बिकवाली का इरादा है और एक जो स्टॉक आज हम बेचेंगे वो है आईओसी। और आईओसी को अगर हम देखें तो इवन दो मार्केट में तेजी हो या मंदी हो बट ये स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा है और काफी समय से इसमें एक अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिला है। और लास्ट 2 दिन का अगर हम डेरिवेटिव डेटा देखें तो काफी यहाँ पे शॉर्ट एडिशंस डेटा में देखने को मिला है आईओसी में। तो मुझे लगता है कि ये जो ब्रेकडाउन हमें देखने को मिला है उसके बाद और थोड़ा सा यहाँ पे स्टॉक में डाउन ट्रेंड आता हुआ दिखेगा। तो आज अगर करंट लेवल पे ही खुलता है या थोड़ा बहुत पुल बैक भी होता है तो मुझे लगता है कि एक अपॉर्चुनिटी है बेचने का। तो 85 के स्ट्राइक का पुट ऑप्शन लगभग 4 रुपए पे क्लोजिंग आया था, उसको खरीद के चलेंगे। 2.5 रुपए पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें और 6.5 रुपए का यहाँ पे टारगेट होगा। ओके तो आईओसी का यहां पर पुट ऑप्शन खरीदना है आपको, ये है राय शुभम जी की तरफ से। आइए अब फोकस करते हैं उन तमाम शेयरों पर जहां पर एक्शन रहने वाला है। सबसे पहले बैन में है लेकिन वोडाफोन आइडिया पर आपसे राय लेनी है अविनाश जी। 4 सितंबर को कंपनी की बोर्ड बैठक है, फंड जुटाने के तरीकों पर विचार किया जाएगा। जाहिर सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आगे का एक्शन क्या हो ये विस्तार से होगी चर्चा। वोडाफोन आइडिया पर क्या है व्यू, क्या खरीदना चाहिए, रुकना चाहिए, देखें 4 सितंबर तक या ले लें? आई थिंक अनिल जी मुझे लग रहा है जैसे मैंने पहले भी कहा था कि आइडिया सबसे वीक प्लेयर है टेलीकॉम सेक्टर में। और जिस प्रकार से अभी उन्होंने कहा है कि वो फंड जुटाने की बात कर रहे हैं आइदर प्राइवेट प्लेसमेंट या राइट्स इशू या पब्लिक इशू से, ये डेफिनेटली कंपनी के लिए एक सर्वाइवल का एक लास्ट ऑप्शन है। क्योंकि अगर फंडिंग आती नहीं है तो इनके लिए इनके जो ऑपरेटिंग लॉसेस है वो रोकने के लिए बहुत दिक्कत होगी। इनफैक्ट पिछले क्वार्टर में 6000 करोड़ का लॉस तो प्योरली उनके ऑपरेशन से हुआ है। हमको लग रहा है कि ज्यादा अगर डाइल्यूशन आता भी है और अगर ये पैसा जुटाते भी है तो शेयर होल्डर रिटर्न काफी नेगेटिवली इम्पैक्ट होगी। क्योंकि ईपीएस ग्रोथ नहीं लग रहा है कि 4 तारीख तक रुके, उसके बाद मेरे ख्याल से निवेशकों को इसमें अगर शॉर्ट टर्म व्यू लेना है तो वो ले सकते हैं। बट डेफिनेटली लॉन्गर टर्म में पोजीशनिंग इनकी काफी खराब है। तो भारती पे ही नजर रखें और आइडिया को एटलीस्ट एज ऑफ नाउ अवॉइड करें। ओके तो ये है आपके लिए शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा ध्यान रखें, खबरों पर फोकस करें और उसके बाद करें डिसाइड। लेकिन एक स्टॉक इसमें तेजी होगी ये डिसाइड कर लिया था परसों ही, और वो डिसाइड किया था विकास सेठी साहब ने। हीरो मोटोकॉर्प पर उन्होंने बोल्ड कॉन्ट्रा कॉल दिया था, बोले कि जब बाजार बहुत ख़राब था और उनका ये कहना था कि मंथली सेल्स नंबर बहुत बेहतर आएंगे। और शुभम जी वैसे ही दमदार नंबर आए भी हैं। 5,43,000 से अगस्त महीने की बिक्री बढ़कर 5,84,000 पहुंची है। दमदार है हर एक लिहाज से। क्या हीरो मोटोकॉर्प आज फिर से कमाल दिखा सकता है? यदि हाँ तो खरीदारी के लिए लेवल्स क्या होंगे?
इनफैक्ट अनिल जी, आज मेरे बाई लिस्ट में हीरो मोटोकॉर्प और टीसीएस ही था। अगर मैं बाई चूज करता तो डेफिनेटली मुझे ये न्यूज़ नहीं पता था। तो अगर ये ऐसा अगर डेवलपमेंट है तो बिल्कुल हीरो मोटोकॉर्प एक अच्छा ट्रेड यहाँ पे बनता हुआ दिखेगा और मीडियम टर्म में एक अच्छा मूव हमें देखने को मिला है। और अच्छी बात यह है कि जो अभी करेक्शन हुआ है उसके बाद जो लगभग 3000 के आसपास जो सपोर्ट है उसके आसपास अब स्टॉक प्लेस्ड है, तो यहाँ से एक रिबाउंड आता हुआ दिखना चाहिए। तो ऑप्शन के थ्रू एक ट्रेड अगेन यहाँ पे इनिशिएट कर सकते हैं। 3100 के स्ट्राइक का जो कॉल ऑप्शन है 86 पे क्लोज हुआ था, इसको खरीद के चलें। यहाँ पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें 72 रुपए पे और अपसाइड में मुझे लगता है कि 120 रुपए तक का टारगेट इस ऑप्शन के लिए आता हुआ दिखना चाहिए। तो आप लगे हाथ फिर टीवीएस मोटर्स भी बता ही दो, क्योंकि टीवीएस मोटर्स के भी आंकड़े जो आए ना वो हीरो मोटोकॉर्प जितने मजबूत तो नहीं है, लेकिन ठीक है, बुरे नहीं कह सकते हैं। थोड़ी सी 3-1000 उनकी बिक्री घटी है, 2,90,000 से घटकर 2,87,000, इनफैक्ट उससे ज़्यादा घटने की आशंका थी। तो उस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो इसके आंकड़े भी अच्छे हैं। तो टीवीएस मोटर्स भी खरीदना है? बिल्कुल अनिल जी, पूरा जो ये दोनों ही स्टॉक है उसका सिमिलर स्ट्रक्चर ही है। अगर हम इसको चार्ट पे और डेरिवेटिव डेटा दोनों पे ही देखें तो मुझे लगता है कि टीवीएस मोटर में हालांकि थोड़ा सा पोजिशनल ट्रेड होगा, इसलिए मैं फ्यूचर्स के थ्रू यहाँ पे खरीदारी का राय दूंगा। 425 के आसपास एक अहम सपोर्ट है जो कल रीअटेम्प्ट भी हुआ और वहां से स्टॉक ने काफी अच्छा रिबाउंड किया। तो 425 पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें, एक लॉन्ग ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट करें और अगर इसको हम 3-4 दिन का समय दें तो मुझे लगता है कि 465 से 470 के लेवल यहाँ पे आते हुए दिख सकते हैं। 465-470 के लेवल्स टीवीएस मोटर्स में भी आ सकते हैं और ये स्टॉक काफ़ी समय से पसंद था विश्वेश जी को भी, और यहाँ पर अच्छी तेजी बनती हुई भी दिखी है। आइए एक और स्टॉक है जहाँ पर आंकड़े आए हैं थोड़े कमज़ोर, और इसके चार्ट देखिए जरा सुमित जी। अतुल ऑटो, इसके मंथली सेल्स आंकड़े काफ़ी कमज़ोर हैं। आशंका तो थी कमज़ोर होने की, और स्पेशली जो 3 व्हीलर्स वगैरह बनाने वाली कंपनियां हैं वहाँ तो डिमांड होनी नहीं आनी निश्चिंत ही थी, तो उस लिहाज से आंकड़े कमज़ोर आए। अतुल ऑटो के चार्ट्स में क्या कोई कमजोरी के संकेत हैं, क्या करना चाहिए? बिल्कुल कमजोरी के संकेत है। स्टॉक के अंदर एक बार लॉन्ग पोजीशंस अवॉइड करें। स्टॉक यहाँ से गिरावट दिखा सकता है। वैसे भी लास्ट 2-3 दिनों के अंदर स्टॉक के अंदर गिरावट ही देखने को मिली और यहाँ से अभी लगता है और भी लोअर लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि फ्रेश बाइंग अवॉइड करें। वैसे भी स्टॉक का ऊपर में 200 डीएमए रेजिस्टेंस भी है जहां से स्टॉक ने गिरावट दिखाना शुरुआत किया है, और नीचे में ये स्टॉक 10 से 15 रुपए का फॉल दिखा सकता है। तो एक बार बाइंग के लिए वेट करें लोअर लेवल्स का। ओके, तो ये है आपके लिए अतुल ऑटो पर आए। ओएनजीसी, बंसल जी आपका फेवरेट स्टॉक रहा है, पिछले हफ्ते में आपने इसमें खरीदारी की राय भी दी, और जो आए हैं रिजल्ट कल बाजार बंद होने के बाद शानदार हैं रिजल्ट, बहुत बढ़िया वाले, मतलब उम्मीद से बेहतर आप कह सकते हैं रिजल्ट्स हैं। ये बताइए कि क्या ओएनजीसी बढ़ने को तैयार है या फिर अब रिजल्ट्स पर सेलिंग आ जाएगी इसमें? नहीं अनिल जी, जिस तरीके से नतीजे आए हैं और जिस तरीके से नीचे में एक सपोर्ट है 78 रुपीज पर, एक सपोर्ट है 79 रुपीज 35 पैसा की क्लोजिंग है, तो मेरी राय में 77.90 78 रुपए से 10 पैसे नीचे 77.90 का स्टॉप लॉस लगा के जिनके पास है होल्ड करें, और नई खरीदारी भी करनी चाहिए यहाँ पर, और ऊपर में नजर रखनी चाहिए 83 के स्तरों पर। जितने अच्छे नतीजे आए हैं, अगर उन नतीजों के चलते 83 रुपए के लेवल्स टूटते हैं तब एक बड़ा अपमूव देखने को मिलेगा। एज ऑफ नाउ 77.90 के स्टॉप लॉस के साथ ना सिर्फ स्टॉक होल्ड है बल्कि एक अच्छा बाय भी है। ओएनजीसी और कोल इंडिया, इन दोनों ही सरकारी कंपनियों पर आपसे राय लेना चाहता हूं अविनाश जी। ओएनजीसी तो जैसा भी हमने डिस्कस किया कल रिजल्ट आए, और कोल इंडिया के आज आने वाले हैं, क्या करें सर? नहीं, मुझे लग रहा है कि अनिल जी ओएनजीसी का नंबर उम्मीद से काफी बेहतर है, और जिस प्रकार का अभी क्रूड में थोड़ा सा प्राइस स्टेबिलिटी है, हमको लग रहा है कि अगर क्रूड के कीमतें थोड़ी ऊपर नीचे नहीं होती तो इनके लिए रियलाइजेशंस अच्छी रहेंगी। ओवरऑल हमको लग रहा है कि ये लेवल से कोई गिरावट का संकेत तो बिल्कुल नहीं है, और रिस्क रिवॉर्ड इस लेवल से काफी अच्छा हो सकता है। रही बात कोल इंडिया की, तो प्रोडक्शन वॉल्यूम बढ़ने के चांसेस है, मैनेजमेंट ने भी कमेंट्री पॉजिटिव दी है, और ओवरऑल कोल इंडिया एक ऐसा शेयर है जो ज्यादातर डिविडेंड प्ले के लिए खरीदा जाता है। अगर वॉल्यूम ग्रोथ का ट्रैक्शन कंटिन्यूअसली पॉजिटिव रहता है कम से कम आने वाले 2-3 महीनों के लिए, तो यहाँ से एक अच्छी रेटिंग हो सकती है। तो जिनके पास है वो होल्ड करे, और मुझे लग रहा है रिजल्ट्स के बाद एक फ्रेश रिव्यू हम ले सकते हैं, बट ओवरऑल मुझे लग रहा है इस लेवल से गिरावट का कोई चांस नहीं है। लॉन्गर टर्म के लिए तो प्रोस्पेक्ट्स विल डिपेंड ऑन द वॉल्यूम ग्रोथ, तो ये दोनों शेयर्स में होल्ड की राय रही।
ओके, दोनों शेयरों में होल्ड करने की राय। वागले साहब, जुबिलेंट फूड आपका फेवरेट स्टॉक, आज रिजल्ट आने वाले हैं, रिजल्ट के पहले मजबूती दिखाने की कोशिश तो की है इसने, और होगा क्या? और आज रिजल्ट के पहले कोई ट्रेड लेना है तो आप बताइए। और साथ ही शुभम जी, अगर रिजल्ट के पहले जुबिलेंट फूड में कोई ऑप्शन के जरिए ट्रेड लेना बनता है तो आप जरा ऑप्शन देख के तैयार रहिएगा। पहले वागले साहब। अनिल जी, अगर ये 2075 के लेवल्स को ब्रेक करता है, 2215 के लेवल्स को ब्रेक करता है, तो मेरे लिए आज के दिन में इंट्राडे ट्रेड बनेगा। एक 2% के मूव के लिए लगभग एक 40-50 रुपए की मूव आनी चाहिए। 2215 ये लेवल है, तो सीधा 2260, 2270 आज के दिन में ही हो सकता है। मैं ट्रेड इनिशिएट तभी ही करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा। ओके, शुभम जी, कोई ऑप्शन है ट्रेड करने लायक? बिल्कुल अनिल जी, यहाँ पे अगर हम देखें तो 2200 के स्ट्राइक का जो कॉल ऑप्शन है वो खरीद के चल सकते हैं, बिकॉज ओवरऑल जो प्लेसमेंट है जुबिलेंट फूड का वो काफ़ी अच्छा रहा है। बट बिकॉज रिजल्ट है, इसलिए मैं स्प्रेड के थ्रू यहाँ पे एक ट्रेड की राय दूंगा, बिकॉज रिजल्ट के बाद जनरली इम्प्लाइड वोलेटिलिटी में करेक्शन आ जाता है। तो 2200 का कॉल एक लॉट खरीदें और 2300 का कॉल एक लॉट बेचें, और इस स्ट्रैटेजी को करने में जो नेट खर्च आएगा वो होगा 32 रुपए का, और स्प्रेड का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें 15 रुपए पे, और टारगेट होगा 60 रुपए का। तो जनरली रिजल्ट में एक आईवी क्रैश होता है, इसलिए मैं स्प्रेड के थ्रू इस ट्रेड को बनाने की राय दूंगा। ओके, तो ये है आपके लिए जुबिलेंट फूड पर राय आपके लिए आती हुई दिख रही। अच्छा, फ्यूचर ग्रुप के शेयरों पर अविनाश जी अब आप राय दीजिए। सोमवार को सब भागे, बड़े सर्किट लगे थे, और हमने सोमवार को कहा भी कि आपको खरीदना नहीं है, बेचना है। जिन लोगों ने बेचने का सोचा उनके लिए अच्छा रहा होगा। कल सारे के सारे स्टॉक नीचे के सर्किट पर थे। अब ये बताइए, फ्यूचर ग्रुप के शेयरों में कहीं भी खरीदारी करने की कोई राय है क्या आपके लिए, या अगर बेच कर निकल जाना है तो क्या करना है? क्योंकि लोग काफ़ी वो स्वैप रेशियो के हिसाब से लोगों को लग रहा था कि बाकी शेयर बड़े अट्रैक्टिव है, लेकिन हम ये कह रहे थे कि अगर देखिए फ्यूचर एंटरप्राइजेज ही नीचे आ गया तो फिर स्वैप रेशियो भी उस हिसाब से एडजस्ट होगा। तो अब ये बताइए, अब करना क्या है इनमें? नहीं, इनफैक्ट अनिल जी, जो डील हुई है मेरे ख्याल से ज्यादातर रिलायंस को ही फायदेमंद है। और फ्यूचर ग्रुप के लिए दिक्कत ये है कि अभी सारी कंपनीज जो ग्रुप कंपनीज है जो फ्यूचर एंटरप्राइजेज में मर्ज होगी, यहाँ पे जो इक्विटी डाइल्यूशन आएगा वो काफी सिग्निफिकेंट होगा। और हमको लग रहा है जो मेजर शेयर ऑफ बिजनेस है वो अभी रिलायंस ले चुका है, तो इनके पास बचा कुचा काफी कम रेवेन्यू रहेगा। मेरे हिसाब से जो भी भाव अभी आपको मिल रहा है, मेरे ख्याल से निवेशकों को एक बार तो निकलना चाहिए, क्योंकि अभी क्लैरिटी नहीं है अर्निंग्स पे, और इक्विटी डाइल्यूशन अगर ज्यादा होती है तो आगे री रेटिंग के लिए फ्यूचर एंटरप्राइज के स्टॉक के लिए बहुत दिक्कत रहेगी। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से निकल जाए, यहाँ से कोई फ्रेश खरीदारी करने की बात ही नहीं है। यहाँ से इट इज बेटर टू टेक द प्रॉफिट, जो भी मुनाफा लोगों ने कमाया है होपफुली फ्यूचर एंटरप्राइजेज में, वो टेबल से लेके तो मुनाफा लो और बाय बाय करो, ये आपके लिए होगा बेहतरीन। ये है राय इस वक्त अविनाश जी की तरफ से इस पर आती हुई। ओके, एनएमडीसी, इनके भी मंथली प्रोडक्शन आंकड़े थोड़े बेहतर हुए, तो जरा सुमित जी एनएमडीसी के चार्ट देखकर बता दीजिए। 1.41 से 1.62 ये प्रोडक्शन का आंकड़ा अगस्त के महीने का बढ़कर आया है। क्या स्टॉक पर कोई इम्पैक्ट दिखेगा या सुस्ती रहेगा ये? अनिल जी, ऊपरी लेवल से लास्ट 2 दिनों पे करेक्शन देखने को मिला और अभी स्टॉक 200 डीएमए लेवल के पास आ चुका है, तो यहाँ से वापस से बाइंग देखने को मिलनी चाहिए। और वैसे भी मेटल एंड माइनिंग स्टॉक्स में कल एक लोअर लेवल से अच्छा बाउंस देखने को मिला था, तो एनएमडीसी भी यहाँ से एक अच्छा मूव दिखा सकता है। एक बार 99-100 रुपए तक तो लग ही रहा है, और एक बार 99 और 100 का लेवल ब्रेक करेगा और उसके ऊपर क्लोजिंग देगा तो दोबारा से ऊपर में 105 से 108 रुपए तक का मूव एनएमडीसी के अंदर देखने को मिलेगा। नीचे में 92-93 के आसपास का सपोर्ट लेवल्स है, जब तक ये लेवल्स नहीं टूटते तब तक लॉन्ग पोजीशंस होल्ड करें, और आज मार्केट खुलने के बाद अगर पॉजिटिव मूव देखने को मिलता है तो बाय का व्यू लेके भी चलने का सलाह रहेगा। ओके, ये है आपके लिए एनएमडीसी पर आए, और एनएमडीसी के इन आंकड़ों पर आपको और विस्तार से चाहिए जानकारी तो 12 बजे जुड़ जाइएगा हमारे साथ कॉर्पोरेट रडार में। एनएमडीसी के टॉप मैनेजमेंट हमारे साथ कार्यक्रम में होंगे शामिल। सुमित देव साहब हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे हम करेंगे बातचीत, जानेंगे एनएमडीसी की योजनाओं के बारे में, वो भी हमारे होंगे साथ। और साथ ही एक और दिग्गज कॉर्पोरेट एलएनटी के एसएन सुब्रमण्यन साहब भी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होंगे आज ही दोपहर को। तो एनएमडीसी के सीएमडी साहब होंगे,
उनका भी देखिए। हाँ, और 10:45 पर एस्कॉर्ट्स के दमदार जो आंकड़े आए उसके बाद एस्कॉर्ट्स पे के टॉप मैनेजमेंट भरत मदान साहब भी हमारे साथ कार्यक्रम में होंगे शामिल। और एस्कॉर्ट्स पर ही एक राय आपसे ले लूँ जरा शुभम जी, एस्कॉर्ट्स के चार्ट्स और वायदा कारोबार के आंकड़े देखकर बताइए, अच्छे नंबर्स आए हैं, वैसे तो सबको पता चल ही चुका है, क्या एस्कॉर्ट्स में कोई तेजी मंदी का ट्रेड देख रहे हैं, रेंज क्या देख रहे हैं वो बताइए। अनिल जी बिल्कुल, यहाँ पे एक रेंज बना हुआ है और जो रेंज है अपसाइड में वो लगभग 1160 का है और डाउनसाइड में 1090 का एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट भी है और स्टॉक अभी बीचों बीच खड़ा है। तो इमीडिएटली अगर हम देखें तो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा लुक्रेटिव ट्रेड नहीं हो, बट जस्ट इन केस अगर आज या 1-2 दिन में अगर थोड़ा पुल बैक मिलता है और अगर यहाँ से 1100 के आसपास हमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है तो मुझे लगता है कि तब रिवॉर्ड टू रिस्क अच्छा होगा और वहां पे खरीदे। एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे हम 1075 पे और 1160 का टारगेट होगा। तो 1160 का एक लिमिटेड टारगेट है यहाँ पे, उस टारगेट के लिए थोड़ा पुल बैक में खरीदारी किया जा सकता है। ओके, थोड़े पुल बैक में करेंगे खरीदारी, ये है राय आपके लिए एस्कॉर्ट्स पर। ये एक और इंटरेस्टिंग स्टॉक है। एक और स्टॉक है कुणाल जी, जरा इसके चार्ट देखिए, जमुना ऑटो। लगातार प्रोमोटर्स थोड़ा करके खरीदते जा रहे हैं। 28 तारीख को 28 अगस्त को भी 1 लाख शेयर और खरीदें, दम है क्या इसके चार्ट्स में, खरीदना चाहिए? देखिए अनिल जी, कंसोलिडेशन तो बिल्कुल होता हुआ दिख रहा है। हाल फिलहाल में वॉल्यूम भी बहुत बड़े हैं तो इसमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ हो रहा है, लेकिन एक बड़ी रेजिस्टेंस 46 रुपए पर दिखाई देती है। इस बार भी हमने देखा कि 45-46 के रीजन से ही स्टॉक में वापस से करेक्शन आया, वापस 40 का भाव है। तो मुझे लगता है कि जब तक 46 पार नहीं करेगा आपको कोई बहुत बड़ी रैली देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ ये स्टॉक 46 तक तो डेफिनेटली जा सकता है। और अगर बहुत शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का नजरिया हो तो बिल्कुल बाय करें, स्टॉप लॉस रखें 38 हाफ पर और 46 के टारगेट से एक शॉर्ट टर्म ट्रेड बनता है। बड़ी तेजी 46 के ऊपर ही आएगी। 46 के ऊपर निकले तभी बड़ी तेजी करें। फिलहाल रेंज बाउंड जमुना ऑटो धीमे धीमे प्रोमोटर्स की खरीदारी होती दिख रही है।